स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th 12th प्लस IIT JEE के क्वेश्चन आंसर। क्लास 11th का सिलेबस होगा पूरा, क्लास 12th का सिलेबस होगा और हर चैप्टर के बाद IIT JEE मेन में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। उसके बाद ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, जैसे कि CSIR नेट, गेट, IIT जैम। लेकिन सबसे पहले मैं क्लास 11th और क्लास 12th के लेक्चर अगले 4 या 5 महीने में पूरी तरीके से डालने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं क्लास 11 से। क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी सेट थ्योरी तो सेट की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेट: a collection of well defined collection भी नहीं, well defined collection, a well defined collection of distinct object is called a set. A well defined collection of distinct object is called a set. Distinct मतलब अलग अलग प्रकार की ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, उसमें एक जैसी ऑब्जेक्ट ना हो। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेयर वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड मीन that there is no ambiguity or confusion ज्यादा सिंपल वर्ड है। no ambiguity or confusion about an object to include or exclude from the collection। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं कि ऑब्जेक्ट इंक्लूड होगा या ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड होगा, अगर इस बारे में हमें श्योरिटी है कि ऑब्जेक्ट या तो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, यही नहीं पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पे हमें श्योरिटी होगी कि ऑब्जेक्ट या तो इंक्लूड होगी उस कलेक्शन में या उससे बाहर होगी, तब हम उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड। अगर हमें कोई कंफ्यूजन है ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या उसमें वो चीज आएगी या नहीं आएगी, तो हम उसे वेल डिफाइंड नहीं बोलते। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मैं डिफाइन करता हूं, A इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। तो जो वॉवल का कलेक्शन है उसमें क्या है? A E I O U, ये है वॉवल्स का कलेक्शन A E I O U। यहाँ पर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, A आएगा, इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा, E भी इंक्लूड होगा, I भी इंक्लूड होगा, O भी इंक्लूड होगा और U भी इस कलेक्शन में इंक्लूड होगा। यहाँ पर हमें इनको इंक्लूड करने में कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से क्या B इसमें होगा? B एक्सक्लूड होगा, B इसमें आएगा ही नहीं, तो B के बारे में भी हमें पता है कि B को एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा अगर हम वॉवल का कलेक्शन बना दें। C को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं है ऑब्जेक्ट के बारे में, कौन सी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगी और कौन सी ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन से बाहर जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है कि वहां पर हमें पता ही नहीं चल रहा है ऑब्जेक्ट लें या ना लें, या पर्सन टू पर्सन वो चीज अलग अलग आ सकती है, तो हम उसे वेल डिफाइंड नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x इक्वल टू बनाऊं कलेक्शन ऑफ
गुड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एक्स एक कलेक्शन बनाया जिसमें क्या है, अच्छे बैट्समैन को चूज करना है, अच्छे बैट्समैन को। तो अगर अच्छे बैट्समैन को चूज करना है तो मेरे कलेक्शन में तो मैं MS धोनी को भी शामिल कर लूंगा, विराट कोहली को भी शामिल कर लूंगा। लेकिन हो सकता है कोई और इस कलेक्शन में MS धोनी को शामिल ना करे, उसके लिए वो अच्छा बैट्समैन ना हो, या हो सकता है विराट कोहली उसके लिए अच्छा बैट्समैन ना हो। तो मेरे कलेक्शन में तो ये प्लेयर आ जाएंगे, लेकिन किसी और के कलेक्शन में या किसी और की कलेक्शन में हो सकता है ये आए या ना आए, क्योंकि उसके लिए गुड बैट्समैन कौन है वो उसकी पर्टिकुलर चॉइस है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं कलेक्शन बना रहा हूँ तो मेरे कलेक्शन में मैं इसको भी शामिल कर रहा हूँ, इसको भी शामिल कर रहा हूँ, लेकिन कोई और पर्सन ये कलेक्शन बनाएगा तो हो सकता है वो इसे शामिल ना करे। तो यहाँ पे जो वर्ड है गुड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, गुड वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। तो ये कलेक्शन तो बनेगा, हर इंसान अपना अपना कलेक्शन बना सकता है। वो अच्छे बैट्समैन जो से लगते हैं, अच्छे बैट्समैन लगते हैं जो से लगता है कि हाँ भाई ये अच्छा बैट्समैन है, वो तो उन्हें शामिल कर सकता है, वो उसका कलेक्शन तो होगा, लेकिन वो सेट नहीं होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चीज क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड है, तो ये सेट नहीं बनेगा। कलेक्शन तो बन जाएगा लेकिन ये सेट नहीं बनेगा। सेट तभी बनेगा जब कोई कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। जब तक वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं बनेगा। हाँ, वो कलेक्शन जरूर रहेगा, वो कलेक्शन हमेशा रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इसे ए से डिनोट करूं तो इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं कि कौन सा एलिमेंट इसमें इंक्लूड होगा, कौन सा एलिमेंट इसमें एक्सक्लूड होगा। अगर 12 है तो ऑब्वियस सी बात है 12 इसके अंदर होगा, इंक्लूड होगा, 12 इसमें इंक्लूड होगा। तो 13 एक्सक्लूड होगा। तो हमें कोई डाउट नहीं ऑब्जेक्ट के बारे में, नंबर के बारे में, कौन सा नंबर इसमें इंक्लूड होगा, कौन सा नंबर इसमें एक्सक्लूड होगा। तो जब ऐसी स्थिति बनती है कि हमें श्योरिटी है कि यहाँ पर ये एलिमेंट इसमें आएगा और ये एलिमेंट इससे बाहर रहेगा, तो हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। और जब कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहां पे, या एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है, तो उस सेट को वेल डिफाइंड, उस कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, तो वो सेट भी नहीं बनेगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होनी चाहिए डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो जाए कि ये किसी ने कलेक्शन बनाया ए बी, फिर ए लिख दिया, फिर सी, तो ये सेट नहीं है। सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता, सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता, वो सेम नहीं होता। डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट जो होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो ये सेट की डेफिनेशन थी, सेट क्या होता है, और वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, कि कोई कलेक्शन कब सेट बनता है। तो यहां से हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि सेट जो होता है, सेट वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक कलेक्शन, कोई कलेक्शन हमें बनाना होता है, प्लस वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा। कोई कलेक्शन जब वेल डिफाइंड होता है तो वो सेट बनता है, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं बनेगा। लेकिन यहां से कह सकते हैं एवरी सेट इज अ कलेक्शन, हर सेट एक कलेक्शन होता है, क्योंकि हमने सेट बनाया तो पहले कोई कलेक्शन बनाया और फिर उसे वेल डिफाइंड होगा, तभी वो कलेक्शन बनेगा। बट एवरी कलेक्शन नीड नॉट टू बी अ सेट। हर कलेक्शन सेट बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो वेल डिफाइन ही ना हो तो फिर वो सेट बनेगा नहीं। तो सेट हमेशा कलेक्शन होता है, लेकिन कोई भी कलेक्शन सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सेट को जो है हम कैसे डिनोट करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो सेट इज डिनोटेड बाय, जनरली तो ऐसे ही डिनोट करा जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल
लेटर ऑफ, अब इंग्लिश अल्फाबेट या कोई और ग्रीक लेटर भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, तो कैपिटल लेटर लिख देते हैं, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, इससे हम सेट को डिनोट करते हैं। और जो सेट का जो एलिमेंट होते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं, एंड मेंबर ऑफ सेट जो उसके अंदर आ रहे हैं, मेंबर ऑफ सेट, मेंबर और एलिमेंट भी बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं उसे, ए बी सी ई, इस तरीके से। नंबर है तो फिर उसमें नंबर लिखेंगे। तो जो सेट को डिनोट करा जाता है वो कैपिटल लेटर से, और जो उसके एलिमेंट है उन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट करा जाता है। एक चीज और, एक सिंबल आएगा यहाँ पर, एक सिंबल आएगा, ये सिंबल आएगा, सिंबल इस तरीके से, ये ई की तरह लगता है लेकिन ये ई नहीं है, इस तरीके से। इसको हम रीड करते हैं, रीड एज बिलोंग्स टू, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। इसका हम इस्तेमाल करते हैं सेट थ्योरी में। कैसे करते हैं, जैसे सेट ऑफ वोवल था, ए इज इक्वल टू, सेट ऑफ वोवल बनाया था हमने, ए ई आई ओ यू, ये सेट ऑफ वोवल है। अब इसमें क्या है, ये सेट को डिनोट करने के लिए हमने कैपिटल लेटर का यूज करा, और एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हमने स्मॉल लेटर का यूज करा। और इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है एलिमेंट, एक एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट, फिर कॉमा तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उसमें हम लिख देते हैं। अब ए इसका मेंबर है, ए वोवल के सेट में आ रहा है, या ए इसका एलिमेंट है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, हम बोलेंगे ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कैपिटल ए का, और इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ा जाता है ए बिलोंग्स टू ए, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसके मतलब है कि ए जो है इस सेट का मेंबर है। इसी तरीके से ये भी लिख सकते हैं, ई बिलोंग्स टू ए, ई इज अ मेंबर ऑफ ए, या ई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे बोल सकते हैं, या ई बिलोंग्स टू ए, एक ही बात है। तो ये सिंबल आएगा बार बार, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे डी इसका एलिमेंट नहीं है तो हम लिखेंगे डी डज नॉट बिलोंग टू, इसे कट कर देते हैं, डी डज नॉट बिलोंग टू ए, हमने इस पे कट का साइन लगा दिया, इसका मतलब है डी डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर उसका एलिमेंट है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे, अगर उसका एलिमेंट नहीं है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और सेट ले लेते हैं, इवन नंबर का सेट जो हमने बनाया था, एक्स इवन नंबर का सेट, उसमें क्या आया था, 2 4 6 8, इनफाइनाइट सेट है, मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट है, कभी भी खत्म नहीं होगा। अब 6 इसका मेंबर है तो हम लिखेंगे 6 बिलोंग टू एक्स, 6 इसका मेंबर है। 7 इसका मेंबर नहीं है तो हम उसके लिए लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू एक्स। तो अगर कोई एलिमेंट इसका मेंबर है तो हम उसके लिए लिखेंगे दिस बिलोंग टू दिस सेट, और अगर उसका मेंबर नहीं है तो हम इस साइन को कट करके दिखा देते हैं इस तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट सेट लिख लेते हैं जो नंबर से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड जो सेट है वो लिख लेते हैं, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। सब इंपॉर्टेंट सेट, some important सेट्स। सबसे पहले नंबर 1, नेचुरल नंबर का सेट, आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर का सेट, इसे n से डिनोट करते हैं। जो काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, जिनको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है। सेट के एलिमेंट को हमेशा इस ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं, कॉमा करके, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट। दूसरा होल नंबर का सेट है, होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं। वैसे कोई इसका सिंबल पर्टिकुलर है नहीं, फिर भी कुछ बुक में W ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तीसरा जो आएगा इंटीजर का सेट आएगा, इंटीजर में कौन सा एलिमेंट आते हैं, ये नेचुरल नंबर आएंगे, सारे के सारे आएंगे। इनके नेगेटिव भी आएंगे, मतलब 1 आएगा तो -1 भी आएगा, 2 आएगा तो -2 भी आएगा, 3 आएगा तो -3 भी आएगा, और साथ में 0 भी आएगा। इसे हम Z से डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं सेट को,
इसमें 0 आएगा, प्लस का 1 आएगा तो माइनस का 1 आएगा, मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। प्लस का 2 आएगा तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा तो माइनस का 3 आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे भी लिख लेते हैं इस सेट को, और ऐसे भी लिख लेते हैं z -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड इस तरीके से भी लिख लेते हैं। जैसे नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं तो 0 1 2 3 इधर प्लस और इधर नेगेटिव। चौथा जो सेट है वो है रैशनल नंबर का सेट। रैशनल नंबर का सेट, इसे Q से डिनोट करते हैं। अब रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं P/Q टाइप के, सच दैट P और Q इंटीजर होते हैं। P, Q आर इंटीजर्स, P, Q बिलोंग टू Z लिखा है। इस सिंबल को पढ़ते हैं सच दैट। अभी हम आगे आएंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, वहां पर हम इस तरीके की फॉर्म भी पढ़ेंगे कि सेट को दिखाने का एक और तरीका है। अभी तक मैंने जो सेट लिखे हैं NWZ, इसमें मैंने टेबुलर फॉर्म यूज करी है। टेबुलर फॉर्म अभी आगे आएंगे कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है। इसमें हम एलिमेंट को दिखा देते हैं, जैसे इसमें हमने दिखा दिया 1 2 3, इस तरीके से इसमें एलिमेंट है। होल नंबर में भी हमने दिखा दिया 0 1 2 3, इंटीजर में भी दिखा दिया। लेकिन रैशनल नंबर में दिखाने का तरीका है नहीं कि एक के बाद कौन सा हम दूसरा रैशनल नंबर लिख दें। अगर हमें पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, तो जैसे ही मैं पहला रैशनल नंबर लिखूंगा तो दूसरा लिख ही नहीं पाऊंगा। दो नेचुरल नंबर के बीच तो फाइनाइट हो सकते हैं, 1 और 2 के बीच कोई नहीं, 1 और 3 के बीच 2। तो यहाँ तो हम दिखा सकते हैं एलिमेंट, यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन यहाँ हम दिखा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी कैसे हमें पता है, जो रैशनल नंबर होते हैं P/Q टाइप के होते हैं, जिसमें कि P और Q इंटीजर है और साथ ही Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होता। तो इस तरीके के नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं, जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। अगर मैं रैशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन दूं तो वो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन पे बेस्ड है। डेसिमल आप लिख लो, रैशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन। रैशनल नंबर क्या होते हैं? A number is said to be rational if its decimal expansion either terminating or non-terminating recurring। मतलब ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाए, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब खत्म नहीं हो रहा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो फिर वो रिपीट कर जाए कहीं ना कहीं, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, मतलब डेसिमल में लिखना है ऐसे पॉइंट में, तो हम ऐसे डिवाइड करना शुरू करते हैं। यहाँ 0 लगाया, 0.36 या 18, फिर से 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 लगाया 6, फिर 18, इस तरीके से ये बार बार यही बचता रहेगा। तो 2/3 इज इक्वल टू 0.6666। तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट कर गया, 6 रिपीट कर गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 बार। टर्मिनेट तो नहीं हुआ बट रिकरिंग है, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो ये वाला केस आ गया। इसी तरह 4/5 को लिखा तो 4 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ 0 लगाया, 5 8 40, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचा। तो ये टर्मिनेट हो गया, तो भी रैशनल। और अगर टर्मिनेट नहीं हुआ, रिपीट कर रहा है, रिकरिंग हो रही है उसमें, तो हम तब भी वो रैशनल होता है। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन, रैशनल नंबर जो होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है उनका, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग, और ना ही वो रिपीट करता है किसी भी डिजिट के बाद। तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल, इसमें पता है
पाई की हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 3.14 या 22/7। अब आप इसको देख के बोल सकते हो तो रैशनल है, रैशनल नहीं है, या इसकी अप्रोक्स वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू इसकी नॉट इक्वल टू दिस, ये केवल अप्रोक्स वैल्यू है। पाई की डिजिट अभी तक ही नहीं पता हमें कि इसकी आखिरी डिजिट क्या है, और ना ही कभी पता चल सकती है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, और ना ही कहीं ना कहीं ना ही ये कभी रिपीट करेगा इसका कोई पैटर्न। तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। रूट 5 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट क्या है ये भी नहीं पता, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। जितने भी प्राइम नंबर में रूट लगा दोगे आप, सर्ट्स होती हैं जो स्टैंडर्ड सर्ट्स या प्योर सर्ट जिन्हें बोलते हैं, जो बाहर ही नहीं आ सकती, वो सारे इरेशनल कैटेगरी में चली जाती है। तो ये इरेशनल और रैशनल जो लास्ट सेट है, लास्ट तो नहीं, लेकिन जो इस नंबर थ्योरी में हम एक और सेट यूज करेंगे वो है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट, रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल, ऑल रैशनल एंड इररेशनल, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को अगर मिला दे तो रियल नंबर का सेट बनता है। दोनों को मिला दे, रैशनल और इरेशनल को मिला दे तो रियल नंबर का सेट बनता है, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। तो सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं, सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेट थे जिसकी हमें आगे बार बार जरूरत पड़ेगी। अब सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, किसी सेट को, हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, किसी सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो तरीके हैं, पहला रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं उसे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं इसे, और टेबुलर फॉर्म। और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाली फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, हम एलिमेंट की लिस्टिंग दिखा देते हैं कि भाई ये एलिमेंट इसके अंदर है, ये एलिमेंट इसके अंदर है, ये एलिमेंट इसके अंदर है। इसमें हम एलिमेंट को दिखा देते हैं ब्रेसेस में लगा कर, इसके अंदर हम एलिमेंट दिखा देते हैं। जैसे कि वॉवल्स का सेट हमने बनाया था, तो इसमें हमने दिखा दिया था इस तरीके से A, E, I, O, U, हमने एलिमेंट दिखा दिए इसके। इवन नंबर का सेट हमने बनाया था, उसमें भी हमने दिखा दिया था 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तो ये है रोस्टर फॉर्म जिसमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमने इसके एलिमेंट लिख दिए कि भाई जो वॉवल्स है उसमें ये आएगा, जो इवन नंबर का सेट है उसमें ये आएगा, अगर ऑड नंबर का सेट बना दे तो उसमें ये आएगा। हमने इसमें एलिमेंट दिखा दिए, तो जिसमें हम एलिमेंट की लिस्टिंग दिखा देते हैं, एलिमेंट दिखा देते हैं, वो होता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब एलिमेंट को शो करना मुश्किल हो जाता है, तो हम उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं एलिमेंट की। जैसे हमने यहाँ पर रैशनल नंबर के लिए लिखा था, रैशनल नंबर के लिए हमने एलिमेंट तो दिखाई नहीं, कि एलिमेंट हम दिखाई नहीं पाएंगे, उसमें एक दो एलिमेंट लिख भी दें तो पूरे सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ बोला P/Q टाइप के नंबर है इसमें, सच दैट, ये जो कॉलन है इसको सच दैट बोलते हैं। कुछ बुक में ये भी बार भी लगा होता है, इसका मतलब सच दैट है। मतलब P/Q कैसे है, P/Q ऐसे नंबर है, पहला P/Q टाइप के नंबर है जिसमें P और Q क्या है, ये दोनों इंटीजर है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी बताई हमने। P/Q टाइप के नंबर आते हैं रैशनल में जिसमें P और Q दोनों ही इंटीजर है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, दोनों इंटीजर है। दूसरा Q 0 भी नहीं हो सकता, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से डिफाइन हो गया, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफाइन होगी, इसको हमने प्रॉपर्टी दिखाई रैशनल नंबर की। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इवन नंबर का एग्जाम्पल है A, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A is equal to 2n such that n belong to natural number। तो ये इवन नंबर को डिनोट कर रहा, कैसे, इसमें कौन आएगा, 2n टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसमें ये जो n है, स्मॉल n, ये किसका मेंबर है, कैपिटल N का। मतलब इसकी जगह आप 1 रख सकते हो, 1 रखोगे तो आपको 2 मिलेगा, फिर जब इसकी जगह 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, फिर जब 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, और इस तरीके से हमें सारे इवन नंबर मिल जाएंगे। एक और ऑड नंबर का अगर सेट लेना चाहें तो y is equal to 2n - 1 such that n belong to n, तो ये ऑड नंबर का सेट हो गया। इसमें हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं
इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, 2n-1 टाइप के एलिमेंट आएंगे, जिसमें ये जो n है ये कहां से आ रहा है, ये इससे आ रहा है। जब आप n की जगह 1 रखोगे तो 2 बन जा 2 - 1 हमें मिलेगा 1। फिर जब 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 - 1 3। फिर जब 3 रखोगे तो 5 मिलेगा, जब 4 रखोगे तो 7 मिलेगा, इस तरीके से। तो ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादातर इस्तेमाल होती है क्योंकि यही लिखना ज्यादा सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है। इसी का इस्तेमाल आप लोगों को भी करना है, इससे बचना है, क्योंकि हर बार हम एलिमेंट को दिखाने की स्थिति में नहीं होते। हर बार हम एलिमेंट दिखा सकें ऐसी पोजीशन नहीं होती, तो सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादा इस्तेमाल करनी है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें राइट द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 है। एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5 6 7। ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म दे दी हमें, या टेबुलर फॉर्म दी हुई है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम एलिमेंट को पहचानने की, उनकी प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करते हैं कि आ क्या रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे नेचुरल नंबर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। एन सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें तो ए में कैसे नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, सच दैट 7 तक आ रहे हैं। कैसे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, यानी कि 8 से छोटे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं। ए में कैसे नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं 8 से छोटे। तो इससे साफ हो गया कि हमें इसमें नेचुरल नंबर डालने हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, लेकिन हमें 8 से आगे नहीं जाना, तो हमें 7 पे ही स्टॉप करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए में नेचुरल नंबर आएंगे सच दैट 7 या 7 के बराबर, मैक्सिमम 7 के बराबर तक जा सकते हो, 7 से छोटे या 7 के बराबर तक। तो यहाँ पे भी हम पता चल गया कि 7 से आगे नहीं जाना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अलग अलग बहुत सारी तरीके से हम दिखा सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है उसकी। ये प्रॉपर्टी भी सही है, ये प्रॉपर्टी भी सही है, दोनों प्रॉपर्टी से यही निकल के आएगा कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। एक और है, एक्स बोल देते हैं, 1/2 2/3 3/4 4/5 and so on, इनफाइनाइट सेट। ये रोस्टर फॉर्म है क्योंकि इसमें हमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड सो ऑन। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से एलिमेंट है इसमें। तो पहले 1 आ रहा, फिर 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, यानी कि ऊपर तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ऊपर नेचुरल नंबर आ रही है, और नीचे वाला नंबर ऊपर से एक ज्यादा है, ये 2 है, ये इससे एक ज्यादा है, 3 इससे एक ज्यादा है, 4 इससे एक ज्यादा है। यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर n है तो नीचे n+1 है, एक ज्यादा है। अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 है, एक ज्यादा है। n कैसा नंबर है, n नेचुरल नंबर है। तो ये हमने इनकी प्रॉपर्टी लिख दी, सारे एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी। अगर ऊपर n है तो उसमें नीचे एक ज्यादा है। अगर n को 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, n को 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, n को 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। वन 3 9 27 81 एंड सो ऑन। ये भी रोस्टर फॉर्म है, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कोशिश करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पहचानने की। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4। ये 3 की कोई पावर नहीं है तो ये 3 की पावर 0 लिखी जा सकती है। ये 3 की पावर 1 हो गई, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 की पावर 3 हो गई, ये 3 की पावर 4 हो गई। इस तरीके से हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी या एक सिमिलर चीज दिखाई दी जा रही है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन।
तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 टू द पावर। अब नेचुरल नंबर अगर मैं n लिख दूं तो n बताना भी पड़ेगा n कहां से शुरू हो रहा है। n का मतलब हर बार यही नहीं है कि ये n नेचुरल नंबर ही होगा। n एक सिंबल है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कहीं पर n बिलोंग टू z भी लिखा होता है, तो इसका मतलब है फिर उस टाइम पर हमारा n इंटीजर बन जाएगा। तो n को इस n को नेचुरल नंबर नहीं समझना है, स्मॉल n को, कि ये नेचुरल नंबर है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक सिंबल है जिसको हम केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये फिक्स है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। स्टैंडर्ड है, हमेशा नेचुरल नंबर के लिए यही यूज होता है। z इंटीजर के लिए यूज होता है, कभी कभी i भी यूज होता है, क्यों, रैशनल के। लेकिन इसका स्मॉल n का मतलब हर बार नेचुरल नंबर होगा ऐसा नहीं समझना। अगर n से कंफ्यूजन हो रहा है तो x लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ भी सिंबल आप यूज करते हो। 3 टू द पावर x सच दैट x बिलोंग टू w। x जो है होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। होल नंबर में कौन आता है? होल नंबर में हमने अभी पीछे पढ़ा था 0 1 2 इस तरीके से नंबर आते हैं। तो जब x को 0 रखेंगे तो 3 टू द पावर 0, जब 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1, जब 2 रखेंगे तो 3 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो हमें यही सेट मिलेगा। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि रोस्टर फॉर्म में दिया होगा और आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो प्रॉपर्टी पहचाननी होती है, इतना मुश्किल काम नहीं होता। प्रॉपर्टी पहचाननी होती है, आराम से वो आ जाती है। तो प्रॉपर्टी पहचाननी होती है। अब टाइप ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। नंबर 1 एम्प्टी सेट। एम्प्टी और नल सेट भी होता है, या वॉइड सेट भी, 3-4 वर्ड है इसके लिए। वॉइड सेट भी होता है, नाम से ही पता चल रहा है। एम्प्टी खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ऐसा सेट जिसमें कुछ हो ही ना। A set containing no element, containing no element, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। A set containing no element is said to be empty set or null set, is said to be empty set or null set, empty और null set, और null set। ऐसे सेट को जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। डिनोटेड बाय, डिनोट करते हैं उसे, या तो हम ऐसा, ये फाई नहीं है, कुछ लोग इसे फाई बोलते हैं, फाई नहीं है। फाई ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। ये एक अलग ही सिंबल है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ आने की। फाई नहीं है ये, इसको एम्प्टी सेट ही बोलना है। या फिर कभी कभी ऐसा खाली ब्रैकेट यूज करते हैं। दोनों ही सिंबल यूज होते हैं, ये ज्यादा यूज होता है, मैक्सिमम बुक में यही होता है। तो एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट लिखूं A इज इक्वल टू x बिलोंग टू n सच दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक सेट लिखा, या x से अगर दिक्कत हो रही तो n लिख लेते हैं। A में ऐसे नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू n का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर हैं कि उनमें 1 जोड़ के 0 आता है। ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जिनमें 1 जोड़ के 0 आएगा? हमारे पास नेचुरल नंबर का जो सेट है वो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनमें किसी में भी 1 जोड़ दो कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, यानी कि ये में कोई मेंबर ही नहीं है। और दूसरी तरीके से इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि n प्लस 1 हमें देखना है 0, तो इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू -1। n हमारा -1 आएगा, लेकिन n -1 हो ही नहीं सकता क्योंकि n पे यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि वो कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो -1 है, लेकिन -1 हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि हमने n पे कंडीशन लगाई है कि आपको नेचुरल नंबर ही लेना है, यानी कि कोई नंबर है ही नहीं इसमें जो हमें क्या करे, जो हमें 0 दे दे। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो ये कैसा सेट है? A इज एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई मेंबर ही नहीं है। एक और सेट ले लेते हैं, B बना लेते हैं। x बिलोंग टू R, x कोई रियल नंबर है, सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा रियल नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करके 1 में जोड़ा जाए तो 0 आए। तो क्या कभी x स्क्वायर प्लस 1 0 आएगा रियल नंबर के लिए? कभी भी नहीं आएगा,
क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर वो 0 हुआ तो 0 + 1 0, 0 + 1 1 आएगा, वो कभी 0 होगा नहीं। अगर वो नेगेटिव हुआ तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर 1 में जुड़ के कभी भी 0 नहीं देता, और पॉजिटिव हुआ तो ऑलरेडी पॉजिटिव 1 में जुड़ के 0 नहीं देगा। तो ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जो आप यहाँ पे रखो और हमें 0 मिल जाए, ऐसा कोई एक्स है नहीं। इसका मतलब बी भी कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना है उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। दूसरा है सिंगलटन सेट। दूसरा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल रहा है। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। जिस सेट में सिंगल एलिमेंट होगा उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं, और उसे ऐसे डिनोट कर देते हैं। एक ही एलिमेंट आएगा उसके अंदर, एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे ए है इसके अंदर, तो वो सिंगलटन सेट होगा। फॉर एग्जांपल x is equal to n belong to n such that n minus 1 equal to 0। आप बहुत सारे सेट बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एम्प्टी सेट भी बहुत सारे बना सकते हो, आप अपना आप सोचो और बनाओ। इसी तरह सिंगलटन सेट भी बहुत सारे बना सकते हो। तो जैसे मैंने बनाया n belong to n, ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने जिसमें से 1 माइनस करके 0 आ जाए, तो केवल 1 ही है, 1 - 1 0 होता है। और अगर हम इसे सॉल्व भी करेंगे तो n = 1 मिलेगा। तो केवल एक ही ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 - 1 करके 0 देगा, यानी कि x के अंदर क्या है, x के अंदर 1 है। तो ये सिंगलटन सेट आया, ये सिंगलटन सेट आया। एक और एग्जांपल बनाते हैं। तो सिंगलटन कब नहीं होगा कोई सेट, कौन सा है, जिसमें 2 एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं y सेट बनाऊं, x belong to R such that x square minus 1 equal to 0। तो हमें ऐसे x ढूंढने जिनके स्क्वायर से -1 करके 0 आए। तो x square minus 1 equal to 0 implies that इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a square minus b square का, a minus b a plus b equal to 0। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेगी, एक +1 और एक -1, दोनों ही रियल नंबर है। तो दो वैल्यू x की ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। 1 रखेंगे तो भी 0, -1 रखेंगे तो भी 0। तो y में कितने एलिमेंट आए, y में 2 एलिमेंट आए, 1, -1। तो ये सिंगलटन सेट नहीं है, नॉट सिंगलटन। तो सिंगलटन सेट वही होगा जिसमें एक एलिमेंट आएगा, एक से ज्यादा एलिमेंट आए तो वो सिंगलटन नहीं होगा। इसे डबल टन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट है। तो सिंगलटन सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना है वो एम्प्टी सेट। और एक से ज्यादा के लिए हम अभी पढ़ते हैं और तरीके के सेट। अब इससे ज्यादा जो कैटेगरी डिवाइड होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, सीधे फाइनाइट सेट। उसके बाद फाइनाइट सेट, कितने अच्छे अच्छे नाम है, नाम से ही पता चल रहा है। सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। जिसमें फाइनाइट एलिमेंट है वो फाइनाइट सेट है। अ सेट कंटेनिंग finite number of elements is called finite set। finite set ऐसे सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसी तरह इनफाइनाइट सेट की आप डेफिनेशन रख सकते हो। इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इनफाइनाइट। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो वो फाइनाइट होगा। जैसे कि इनफाइनाइट के हमने एग्जांपल देखे, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का एग्जांपल है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, होल नंबर भी इनफाइनाइट का है, इंटीजर भी इनफाइनाइट का है, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर और रियल नंबर ये सारे इनफाइनाइट हैं। हमने वॉवल्स का सेट देखा था, वो फाइनाइट था। वॉवल्स, इसमें क्या आया था, ए ई आई ओ यू, 5 एलिमेंट आए थे, फाइनाइट है। 10 आ जाएंगे, फाइनाइट होगा। 100, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जहां तक हमें वैल्यू पता है कि हाँ भाई इसमें इतना एलिमेंट है
तो वो फाइनाइट है। अगर हम सारे प्लैनेट का सेट बना दें, जितने भी यूनिवर्स में प्लैनेट है, तो वो भी फाइनाइट होगा। जितने भी स्टार का सेट है वो भी फाइनाइट होगा, क्योंकि वो सारी क्वांटिटी क्या है, फाइनाइट है। ऐसी चीज जो इनफाइनाइट है, जिसमें पता ही नहीं कि कितना एलिमेंट है, वो इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। और ह्यूमन बीइंग का सेट बना दें अर्थ पर, तो वो भी फाइनाइट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सेट। तो हम दो तरह की कैटेगरी देख सकते हैं सेट की। तो फाइनाइट सेट भी जो है, फाइनाइट सेट भी कि भाई कितने एलिमेंट हो सकते हैं। फाइनाइट सेट तो एक हो सकता है कि उसमें जीरो एलिमेंट हो, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ना हो, तो जीरो भी फाइनाइट नंबर है। जीरो भी फाइनाइट नंबर है, जीरो को भी हम फाइनाइट नंबर बोलेंगे क्योंकि हमें पता है। तो जीरो, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये भी फाइनाइट सेट ही है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, उसे हम सिंगलटन सेट इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये भी फाइनाइट सेट है। अब जिसमें दो एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट, तो मान लिया A1 A2 टाइप के दो एलिमेंट होंगे, ये भी फाइनाइट सेट है। तो इस तरीके से 3 4 5 हम n एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं। इन जनरल किसी सेट में n एलिमेंट है तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन, लास्ट में कहीं इसका लास्ट एलिमेंट आएगा, तो ये फाइनाइट हो गई। ये सारी कैटेगरी फाइनाइट सेट की हो गई। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि कह सकते हैं जीरो एलिमेंट है, जीरो नहीं है उसके अंदर, जीरो एलिमेंट है। सिंगलटन सेट एक एलिमेंट है, जिसमें दो एलिमेंट है वो भी फाइनाइट है, जिसमें तीन होंगे फाइनाइट है। एन कोई भी नंबर हो सकता है, फिक्स नंबर, तो फाइनाइट होगा। इसके अदरवाइज अगर वो इनफाइनाइट सेट होगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो इनफाइनाइट सेट के भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है और फाइनाइट सेट के भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। इसमें इसने पूछा है कि इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है और टेबुलर फॉर्म हमें दी हुई है। A इक्वल टू x such that x belong to z, x belongs to z and x के बारे में इसने बता रखा है 1/2 greater than x less than 7/2। ये कौन सी फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है क्योंकि इसमें x की प्रॉपर्टी बता रखी है। हमें इसके एलिमेंट लिखने हैं, यानी कि इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है कि कौन आएगा। तो यहाँ देखते हैं कैसे नंबर है। इसमें इंटीजर है जो -1/2 से बड़े और 7/2 से छोटे। तो -1/2 मतलब माइनस का 0.5। अगर हम देखें तो -1/2 क्या हुआ, माइनस का 0.5, और लास्ट अगर देखें तो 7/2 क्या हुआ, 3.5। तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊं और इसमें इंटीजर लिखूं तो 0 1 2 3 4, और यहाँ पर कहीं पर आएगा 3.5, इधर आएगा माइनस का 1, तो 0.5 यहाँ पर कहीं पर आएगा। तो हमें कैसे इंटीजर लेने जो 0.5 से बड़े हो, यानी कि -½ से बड़े हो। तो एक इंटीजर हमें ये मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, और 3.5 से आगे जाना नहीं और लेने केवल इंटीजर ही है। तो 0 1 2 3 केवल 4 ही इंटीजर ऐसे हैं जो ए में आएंगे। implies that a is equal to 0 1 2 3, केवल यही 4 एलिमेंट ए में आ सकते हैं और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। -½ से बड़े और 7/2 से छोटे इंटीजर हमें ढूंढने थे। तो पॉइंट के नंबर हमें लेने नहीं, केवल इंटीजर लेना है। तो 0 1 2 3 4 पे जा नहीं सकते, 4 इससे बड़ा हो जाएगा। -1 पे नहीं जा सकते, उससे छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। x such that x is a factor of 24। 24 के फैक्टर जो है हमें लिखने हैं। तो 24 के फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर 1 हो गया, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है,
फिर 3 भी डिवाइड करेगा, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है 24 का फैक्टर, 7 नहीं, 8 है, 9 10 11 फिर सीधा 12 होगा और फिर 24 होगा। यही इसके फैक्टर हैं, यही इसके फैक्टर हैं। और ये फाइनाइट सेट है, देख सकते हैं आप, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। अब इसमें पूछा है कौन सा सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। मैं लिख देता हूँ और फिर एक एक करके बताते हैं। नंबर 1, एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, ये बताना है हमें ये फाइनाइट है कि नहीं। दूसरा जो है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द circumference of the circle, circumference of the circle। तीसरा set of all leaf on a tree, set of all leaves on a tree। एक और लिख लेता हूँ, जो चौथा नंबर है डी, ये ले लेते हैं, x belong to z such that -15 greater than x less than 15। ये 4 सेट मैंने लिखे हैं, इसमें बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। पहला सेट जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन पे आप जितने भी ट्राइंगल बना सकते हो। प्लेन कुछ भी हो सकता है, एक पेपर हो सकता है, ये बोर्ड भी प्लेन है, दीवार भी प्लेन है। तो आप एक प्लेन पे कितने, अगर मैं इस बोर्ड पे ट्राइंगल बनाने की बात करूं तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? इस पे इनफाइनाइट ट्राइंगल बन सकते हैं, इसके अंदर भी ट्राइंगल बन सकता है, इसके अंदर भी ट्राइंगल बन सकता है, कितने बहुत इनफाइनाइट ट्राइंगल बना सकते हैं। ओवरलैपिंग करते हैं इनफाइनाइट ट्राइंगल बनेंगे। तो पहला वाला साइड क्या है? इनफाइनाइट, ये जो है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ट्राइंगल बनेंगे। दूसरा पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर, ये इसकी सर्कमफ्रेंस होती है, इस पर कितने पॉइंट हैं? इस पर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है इस पर, किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। तो बी भी जो है इनफाइनाइट है, बी जो है इनफाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट नहीं होंगे सर्कल पे, हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। तीसरा ऑल लीव ऑन अ ट्री, किसी पेड़ पर जितनी भी पत्तियां हैं, ये फाइनाइट सेट बनाएंगी। एक पेड़ पर फाइनाइट ही पत्तियां हो सकती है, हो सकता है 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 10 करोड़, इससे ज्यादा पत्तियां नहीं हो सकती। तो फाइनाइट सेट है, सी जो है फाइनाइट सेट है, किसी पेड़ पर जो पत्तियां हैं वो फाइनाइट सेट है। चौथा सेट हमें निकालना पड़ेगा, वैसे फाइनाइट सेट है लेकिन इसे हम निकाल लेते हैं। -15 से बड़े और 15 से छोटे इंटीजर, तो -15 से बड़ा है तो -14 आएगा, -13 आएगा, -12 आएगा, इस तरीके से कहीं पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 और 14। तो मतलब 0 के बाद 14 एलिमेंट इधर है, 0 से पहले 14 एलिमेंट इधर है और एक 0, तो 14 + 0 + 14 29 एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर है। तो डी इज फाइनाइट सेट, डी इज फाइनाइट सेट। तो डी जो है फाइनाइट सेट है, डी जो है फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? टेबुलर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, ये सारे सेट। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद की क्लास कल करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, इनने कुछ सेट दे रखे हैं, पूछा है कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। मैं RS अग्रवाल बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो भी बुक पढ़ते हो NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा या और कोई राइटर की, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट पे भेज सकते हो या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसे जरूर सॉल्व करके आप तक भेजूंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8279817602। आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड का, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सअप पे या कमेंट में भेज सकते हैं। अगर कमेंट में लिखने में दिक्कत होती है तो फोटो खींच के भेज सकते हैं और मैं उसे सॉल्व करके जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा जरूर भेजूंगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, हमें बताना है कौन सा एम्प्टी सेट है। तो 2x+5 इज इक्वल टू 6, एक सेट ये है। दूसरा बी जो दिया हुआ है, b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू n, कॉमा 1 लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस सिंबल को ग्रेटर देन और इक्वल टू एक साथ बोलते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू जैसे यहाँ लिखा है ऐसे, तो हम पढ़ेंगे x लेस देन इक्वल टू 2, और अगर ऐसे लिखा है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों एक साथ पढ़ जाएंगे। एक और सी जो दिया है, x दैट x इज प्राइम, x प्राइम नंबर है 90 और 96 के बीच में, 90 और 96 के बीच में। और फोर्थ जो है एक और बस 0। ये 4 सेट है। पहले हम इसके बारे में देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि x आता क्या है। उसने x नेचुरल नंबर दिया है, यहाँ पर उसने x नेचुरल नंबर दिया है, हम सॉल्व करके देखते हैं कि आता क्या है। 2x+5 इज इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6 माइनस 5, तो 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो जो हमारा x आया वो 1/2 आया, तो फ्रैक्शन है, ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है। और उसने बोला था x बिलोंग टू n, तो मतलब एक ही सॉल्यूशन है इसमें, जब मैं यहाँ 1/2 रखूंगा तभी मुझे 6 मिलेगा, अदरवाइज 6 मिलेगा नहीं। लेकिन उसने बोलता है ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो इसे सेटिस्फाई करता है। हेंस हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग टू n, मतलब ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है सच दैट 2x+5 इक्वल टू 6 आ जाए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है कि जो हम यहाँ रखे और हमें 6 दे दे। सो a इज एम्प्टी, a जो है एम्प्टी सेट है। तो पहला वाला एम्प्टी हो गया। दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में क्या बोला है, x फिर से नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर, 1 से बड़ा, 2 के बराबर हो सकता है या 2 से छोटा। 2 के बराबर, इसका मतलब ये जो है ऐसे जो साइन लगा है बराबर भी आप ले सकते हो। तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर हमें पता है 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन 2 से आगे जाना नहीं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 हम ले नहीं सकते, नेचुरल नंबर लेना है तो 2 ले सकते हैं, 2 से आगे जाएंगे नहीं, रिस्ट्रिक्शन है 2 से छोटा या उसके बराबर। तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2, क्योंकि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। तो b में क्या आएगा, केवल 2 आएगा। ये कैसा सेट है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ है, 2 है इसके अंदर, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। तीसरे को देखते हैं, x इज अ प्राइम, 90 और 96 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो पहले हम 90 और 96 के बीच में नंबर लिख लेते हैं। क्या आएगा, 91 आएगा, 92 आएगा, 93 आएगा, 94 आएगा और 95 आएगा। ये प्राइम हो नहीं सकता क्योंकि इसके फैक्टर है 13 है, 7 है। ऐसा नंबर जिसके कोई फैक्टर ही नहीं होते, केवल 1 होता है या वो नंबर खुद होता है, उसे बोलते हैं प्राइम। जो जिसका फैक्टर या तो अगर 1 और वही उसके फैक्टर हैं तो उसे प्राइम बोलते हैं। अगर उसके अलावा हमें कोई और फैक्टर मिल गया तो कभी प्राइम नहीं होता। यहाँ पे हमें 7 भी मिल गया, जिसे डिवाइड करता है 13 भी मिल गया, तो ये प्राइम नहीं है। 92 तो प्राइम हो ही नहीं सकता, जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0 वो तो हमेशा 2 से डिवाइड होंगे, ये भी प्राइम नहीं है। 93 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 + 3 जिन नंबर की डिजिट को जोड़ के 3 से डिविजिबल नंबर आ जाए वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप देख भी सकते हो, अगर हम 93 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसके पास भी फैक्टर है, ये भी प्राइम नहीं है। 94 ये भी प्राइम नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड होगा हमेशा। 95 ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, जिनके आखिरी में 0 और 5 होते हैं वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये भी प्राइम नहीं है। यानी कि 90 और 96 के बीच में कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। और उन्हें बोलता है ऐसे प्राइम नंबर ढूंढो जो 90 और 96 के बीच में हो। तो C इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, C भी हमारा एम्प्टी सेट है। D को देख लेते हैं। D तो बहुत सिंपल है। अब D एम्प्टी सेट नहीं है, हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट का नोटेशन ये है, उसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर तो 0 आ रहा। अब 0 का मतलब ये नहीं कि खाली है, इसके अंदर 0 है, 0 इसका एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है। ये जो है ये सिंगलटन सेट है, ना कि एम्प्टी सेट। इसे हम बोलेंगे D नॉन एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ है पड़ा हुआ, नॉन एम्प्टी सेट है।
एम्प्टी सेट को ऐसे या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। अगर इसके अंदर जीरो लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जीरो एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है जीरो। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।